तो मोदी के अहंकार को चीरने के लिए राहुल गांधी ने यह कृष्ण नीति चली है। आप भी अमेठी गए हैं, लोगों में बहुत असंतोष है। हरा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो हो जाता, लेकिन आप फिर एक उस स्कूली लड़के की तरह हो जाते जो एक गली में कहीं किसी से भिड़ता है तो उसका बदला लेने के लिए अपने दोस्तों को बुला के अगली गली में इंतजार करता है। जब बड़ी लड़ाई, बड़े लक्ष्य हो, बड़े राजनीतिक मुद्दे हो, पूरे देश में एक संघर्ष की स्थिति हो, तो इन छोटी छोटी जो एक ऐसी भावनाएं हैं जो सिर्फ बहुत निजी स्तर के सुख दुख से जुड़ी हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। और तमाम विपक्षी नेता जो जान चुके हैं कि अब स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं। राहुल गांधी का जो एक फेम है वो बहुत बड़े स्तर का हो चुका है और आम कार्यकर्ता या किसी कहें कि आम नेता भी स्मृति ईरानी को हराने के लिए अब तैयार है। और के संदीप, एक बात जान लीजिए, जितना स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि राहुल छोड़कर भाग गए हैं, उतना ही अमेठी की जनता अपने को अपमानित महसूस करेगी और करती है, और इसलिए वो बदला लेने के लिए तैयार है। और वो गुस्सा अगर जमीन पे था जो आप देख कर आए हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि केएल शर्मा है या कौन है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। न्यूज रूम चर्चा में आज विषय राहुल गांधी का रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान और अमेठी सीट छोड़ देने का ऐलान। अब ये चर्चा बड़ी तेज है कि क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर गए या भारतीय जनता पार्टी के पूरे काम करने के तरीके से डर गए। लंबे समय से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है और अब राहुल गांधी रायबरेली की सीट से नामांकन करने वाले हैं और उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये बार बार उठ रहा है कि अमेठी जैसी सीट जो कांग्रेस की पैतृक सीट है, उसको छोड़ के राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या स्मृति ईरानी के दबाव में, उनके डर से राहुल गांधी ने उस सीट को छोड़ा है। ये आरोप भी लग रहे हैं कि जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो खुद डर करके रायबरेली पहुंच गए हैं अमेठी छोड़ के। उसके साथ साथ रायबरेली और अमेठी सीट के समीकरण को भी समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने आखिर में एकदम लास्ट मूवमेंट पर अपना पत्ता क्यों खोला है। पहले जब ये सब तय हो चुका था तो राहुल गांधी ने पहले ऐसा ऐलान क्यों नहीं किया। हमारी पॉलिटिक्स की टीम अमेठी और रायबरेली भी गई। अमेठी में स्मृति ईरानी द्वारा जो काम किए गए हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी बनाया गया। वहां लोग स्मृति ईरानी से नाराज हैं। स्थिति यह है कि उनका कहना है कि 5 साल में सांसद जी 1 या 2 बार आई हैं, वो तो दिल्ली ही रहती हैं, बड़ी नेता हैं और उनको कहां समय कि वो अमेठी आए। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया था उस पर भी हमने स्टोरी की, आपने उसके हालात देखे, कितने बद से बदतर है। सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, अमृत सरोवर बना है जिसमें अमृत नहीं मिलता है और पानी भी नहीं मिलता है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना है लेकिन जब से बना है वहां बिजली नहीं आई है। ये सब उनका रिपोर्ट कार्ड है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज है, संदीप है। पहला सवाल मैं आपसे यही लूंगा पंकज सर कि ये बात किस हद तक सही है कि राहुल गांधी अमेठी डर की वजह से नहीं गए हैं और वो अमेठी हार सकते थे। देखिए, अगर बीजेपी आईटी सेल की माने तो राहुल गांधी डर गए, लेकिन अगर आपने महाभारत पढ़ी हो तो उसमें कृष्ण का एक नाम है, वो नाम है रणछोड़। वो जब मगध का जो शासक था जरासंध, वो बार बार छेड़ता था, लेकिन उससे निरर्थक युद्ध में वो नहीं फंसे और द्वारका चले गए। और उसके बाद लोगों ने रणछोड़ कहा, वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि वो उनकी लंबी योजना थी कि कैसे इस जरासंध को चीरा जाए। और बाद में उसको ये वरदान था महाभारत के हिसाब से कि वो बीच से कट जाए तो भी उसका जुड़ जाता था। तो उन्होंने युद्ध कराया भीम से और दोनों धड़ अलग अलग फिकवाए बीच से चिरा के, और वो खत्म हुआ। वो एक कहानी है। तो मोदी के अहंकार को चीरने के लिए राहुल गांधी ने ये कृष्ण नीति चली है। अब आप कहेंगे कैसे? एक छोटा मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अगर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी छोड़ के कहीं और से चुनाव लड़ते तब भी क्या आप यही एग्जांपल अगर उनके सामने किसी को इस तरह से पराजित करने का लक्ष्य होता जो राहुल गांधी के सामने है, तो जरूर। मैं क्यों कह रहा हूं इसको आप सुनिए। पूरी जो स्मृति ईरानी की शोहरत है वो क्या है कि उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। ठीक बात है, ठीक। उसके बाद वो लगातार राहुल गांधी पे तंज करती हैं, बोलती हैं, कुछ ना कुछ टिप्पणियां करती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने संसद में यहाँ तक कह दिया पिछले दिनों कि इन्होंने हमारी ओर फ्लाइंग किस उछाला, और वो सरासर झूठ था। पूरा संसद लोकसभा देख रही थी, लेकिन मीडिया की सुर्खियां मिल रही थी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक लेटर ड्राफ्ट किया, महिला सांसदों से साइन कराया, लोकसभा अध्यक्ष को दिया, उसको खूब मुद्दा बनाया। लेकिन चूंकि वो मामला झूठा था तो वो चला नहीं।
राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पिछले दिनों अभी वो एक रैली कर रही थी जिसमें भीड़ नहीं थी, तो उन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी ने गुंडे भेज दिए हैं, वो भी मीडिया की सुर्खी बना। तो पूरा जो स्मृति ईरानी का खेल है वो राहुल गांधी पर तमाम तरह के प्रहार करना, जो वाचिक प्रहार है उसके जरिए मीडिया का अटेंशन। और मीडिया क्या चाहता है, जो गोदी मीडिया है वो चाहता है कि वो तो मुर्गा लड़ाने में उस्ताद है, उसको टीआरपी मिलती है, तो वो ये चाहते थे कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जब लड़ेंगे आमने सामने तो स्मृति ईरानी रोज कुछ ना कुछ बोल देंगी, मेरी भैंस खोल ले गए, मेरा ये किया, और पूरी बहस ये होगी। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश में बहस हो महंगाई की, बेरोजगारी की, उनकी उन योजनाओं की, जैसे अग्निवीर हम समाप्त करेंगे, या 1 लाख रुपया हर महिला को देंगे साल में, या हम जो है हर नौजवान को नौकरी देंगे, अप्रेंटिसशिप देंगे, 1 लाख रुपया उसे देंगे, हम किसानों की न्यूनतम आय उसकी MSP की गारंटी करेंगे। वो चाहते हैं बहस इस पर हो। जो गोदी मीडिया है और जो भाजपा की पूरी रणनीति है वो चाहता है बहस इस पर हो कि आज जो है राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की ओर फ्लाइंग किस उछाल दिया। तो ये जो पूरी रणनीति थी, इस दांव से बीजेपी के नैरेटिव में न फंसकर राहुल गांधी ने डिफ्यूज किया है। और ये जो कुछ शुभचिंतक है जो चाहते थे, एक मिनट, जो शुभचिंतक थे जो ये चाहते थे कि लड़ाई हो और राहुल गांधी एक बार स्मृति ईरानी को हरा दे। आप भी अमेठी गए हैं, लोगों में बहुत असंतोष है, हरा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो हो जाता, लेकिन आप फिर एक उस स्कूली लड़के की तरह हो जाते जो एक गली में कहीं किसी से भिड़ता है तो उसका बदला लेने के लिए अपने दोस्तों को बुला के अगली गली में इंतजार करता है। जब बड़ी लड़ाई, बड़े लक्ष्य हो, बड़े राजनीतिक मुद्दे हो, पूरे देश में एक संघर्ष की स्थिति हो, तो इन छोटी छोटी जो एक ऐसी भावनाएं हैं जो सिर्फ बहुत निजी स्तर के सुख दुख से जुड़ी हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। खैर, बात आपकी यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के नैरेटिव में ना फंसें, इसलिए वो चले गए रायबरेली। इसको ही मैं फियर कह रहा हूँ कि क्या ये फियर है सच में कि बीजेपी वहाँ पर अगर राहुल लड़ेंगे तो नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाएगी, जैसा स्मृति ईरानी ने लंबे समय से किया। खैर, मैं इस पर बाद में आऊँगा, लेकिन मैं एक और सवाल संदीप से लेता हूँ। संदीप, स्मृति ईरानी को जब हम देखते हैं काम करते हुए, उनके कई वीडियो वायरल होते हैं। रिपोर्टर से कहना कि मैं तुम्हारी मालिक से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, या फिर स्मृति ईरानी का संसद में इस तरीके का बयान देना कि राहुल गांधी उन्हें फ्लाइंग किस दे रहे थे, या सिलेंडर वाला मसला। अब फिलहाल वो सिलेंडर के साथ नहीं दिखती है, लेकिन उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत सिलेंडर से ही हुई थी। क्या स्मृति ईरानी वाकई में एक जननेता हैं, या उनको समर्थन मिला, या अमेठी इसको अपनी पॉलिटिकल भूल के तौर पर देखता है? देखिए, स्मृति ईरानी के अंदर उसी तरीके का अहंकार आ चुका है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अहंकार साफ झलकता है। और जब आप अमेठी में आप खुद गए रिपोर्टिंग की, आपने कहा कामों की बात करें तो स्मृति ईरानी वहाँ पर शून्य है। हाँ। और किसी भी तरीके का जो कार्य है जहाँ की जनता जो अब वो पूरी तरीके से समझ चुकी है कि स्मृति ईरानी सिर्फ और सिर्फ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमलेबाजी उस झांसे में आके जनता ने वोट दिया, और अब स्मृति ईरानी को कोई आम कार्यकर्ता भी हराने को तैयार है। और यही हुआ है। आपने कहा कि राहुल गांधी छोड़कर चले गए, राहुल गांधी छोड़ के आपने एक तो कहते हैं कि परंपरा, अभी अगर राहुल गांधी वहीं से लड़ते, राहुल गांधी किसी को मौका नहीं देने चाहते हैं, गांधी परिवार किसी को मौका नहीं देना चाहता है। अब जब KL शर्मा जो वहाँ पर 40 साल से वर्क कर रहे हैं, ज़मीनी पूरी हकीकत समझते हैं, उनको जब मौका मिला है तो गोदी मीडिया फिर उसी तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है कि नहीं राहुल गांधी डर के भागे। राहुल गांधी डर के नहीं भागे हैं, जबकि आज जो हालात हैं, जो 400 पार का नारा है, वो एक तरीके से जुमला बन चुका है। और पूरे देश के अंदर जब पहला चरण दूसरा चरण की बात हो रही है तो सबको पता लग गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पाकिस्तान, मछली, मीट, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को पाकिस्तान से जोड़ना, मुसलमानों के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके का निर्णय लिया। अब कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेता जो जान चुके हैं कि अब स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं। राहुल गांधी का जो एक फेम है वो बहुत बड़े स्तर का हो चुका है, और आम कार्यकर्ता या किसी कहें कि आम नेता भी स्मृति ईरानी को हराने के लिए अब तैयार है। और KL शर्मा बड़ी बात आप संदीप कर रहे हैं ना, ये बात वैसे भी सोशल मीडिया पर है कि अमेठी में जो विरोध है वो इस स्तर का है कि वहां से कोई भी कांग्रेस किसी को खड़ा करती है तो बड़ा मार्जिन मिलेगा। दूसरी एक चीज और पंकज सर, मैं अमेठी में ऑब्जर्व कर रहा था, अमेठी और रायबरेली की जो चर्चा है या उसका जो नाम है वो इसीलिए है क्योंकि कभी राहुल गांधी और कभी सोनिया गांधी वहां से सांसद हुआ करते थे। अमेठी के लोगों में ये चर्चा जरूर थी कि जब से राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ा है, अमेठी में जो एक्स फैक्टर था जिसकी वजह से अमेठी को जाना जाता था, अब अमेठी की वो राजनीतिक पूंछ
नहीं रही। जैसे मुलायम सिंह के वजह से मैनपुरी की पूछ हुई, मैनपुरी में हवाई अड्डा तक बन गया, इतना बड़ा काम हुआ। तो वो चीज अमेठी की पब्लिक महसूस कर रही है कि अगर अमेठी वापस कोई बड़ा चेहरा आता तो ऐसे में कोई छोटा चेहरा देने पर क्या अमेठी को फिर नहीं लगेगा कि उनको ठगा गया है? नहीं पहले। और दूसरा सवाल मेरा इसके साथ ये जुड़ा कि केएल शर्मा असल में कौन है, क्योंकि एक ऐसा नाम जिसके बारे में कोई एंटी बयान बीजेपी अभी तक तैयार ही नहीं कर पाई थी। एकदम से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो 40 साल से वहीं का है और उसके खिलाफ भाजपा के पास कुछ नहीं है और वो कैंडिडेट बन जाता है। दरअसल एक तो पहली बात, एक बहुत अच्छा संदेश गया कि जो एक कार्यकर्ता है उसको गांधी परिवार ने अपनी एक बड़ी ऐसी सीट दी जिस पर उसका बहुत पुराना जुड़ाव है। जो आपने अमेठी की बात की, पहले मैं उस पर आता हूं कि वो जो एक्स फैक्टर था कि हम राहुल गांधी के क्षेत्र हैं, वो जो छिना है उसका अफसोस तो है। और जिस तरह से आपने खुद बताया कि वहां काम नहीं हुआ, यहाँ तक काम तो नहीं हुआ है और लोगों में असंतोष है। देखिए, अगर बहुत अच्छा काम हुआ होता, लोग खुश होते, महंगाई बेरोजगारी नहीं होती, तो लोगों में गुस्सा भी नहीं एक होता। बात मैं आपकी इस बात में जोड़ दूंगा कि मैंने उन सभी सीटों पर घूमने का प्रयास किया यूपी की जहां से किसी अभिनेता या अभिनेत्री को उतारा गया, और मैंने इस चीज को महसूस किया कि अभिनेता और अभिनेत्री कैमरा और माइक के सामने खुद को एक नेता के तौर पर प्रेजेंट करने में माहिर हैं, लेकिन जमीन पर लोग उनसे कनेक्टेड नहीं है। चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, ये दोनों ही लोग हो सकता कल को जीत जाएं, लेकिन पब्लिक में इनकी एक्सेप्टेंस शून्य है। देखिए, जो अभिनेता होता है ना, वो बड़े कंट्रोल्ड वातावरण में काम करता है। उसको स्क्रिप्ट भी पता रहती है, उसके ऊपर प्रॉपर लाइट भी होती है, उसको पता रहता है कि उसका शेड्यूल क्या है। लेकिन राजनीति बहुत एक मेहनत का काम है और लोगों की अपेक्षा बहुत होती है। वैसे तो सांसद का काम है कि वो संसद में कानून बनाने में और सब में मदद करे, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि लोग चाहते हैं कि उनके घर के सामने नल भी लगे तो सांसद जी लगवाएं। तो एक स्थिति है, उसमें बड़ी मेहनत की मांग होती है, जो शायद अभिनेता अभिनेत्री उस लेवल पे अपने को तैयार नहीं कर पाते। बहरहाल, मैं स्मृति ईरानी का बड़ा लंबा इतिहास है, वो अभी नहीं शुरू हुआ कि सिलेंडर से। एक ज़माने में उन्होंने मोदी जी के खिलाफ धरना दिया था जब 2002 के दंगे हुए थे। उसके बाद बाकायदा उन्होंने अहमदाबाद में धरना दिया था, वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी और शुरू में काफ़ी उन्होंने मोदी की आलोचना भी की थी। फिर जिन भी वजहों से वो मोदी जी के करीब आई वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मोदी जी की काफ़ी वो विश्वस्त मानी जाती है। उनके पास मोदी जी के करीबी होने का जो एक सर्टिफिकेट है, उससे उनकी बीजेपी में भी बड़ी अहमियत है, सरकार में भी बड़ी अहमियत है। और पिछली बार देश में जैसा एक माहौल बन गया था, लग रहा था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, उसमें वो किसी तरह राहुल गांधी को हराने में कामयाब हुई। कुछ उसमें कांग्रेस की भी कमी रही प्रबंधन की, तब भी 40-50 हज़ार से वो जीत पाई थी। ऐसा नहीं कि उनको 5 लाख की जीत मिली थी। और उसके बाद ही अमेठी उस अफसोस में डूबा जिस अफसोस में कभी रायबरेली 1977 में डूबा था। 1977 में इंदिरा गांधी की हार आश्चर्यजनक थी। गुस्सा था इमरजेंसी की वजह से, लेकिन हार जाएंगे ये यकीन नहीं था। मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले। और उसके बाद उसी समय जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए, कुछ महीने बाद रायबरेली की 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो रायबरेली में कांग्रेस की वापसी 2 महीने बाद हो गई थी। हालांकि देश में 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी। तो उसी अफसोस से इस समय अमेठी भी गुजर रहा है। उसकी जो पहचान थी, जिससे वो जुड़ता था कि भाई राहुल गांधी का क्षेत्र है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा होती थी, आज वो किसी उसमें नहीं रह गया। और जो स्मृति ईरानी है, उनकी पूरी कोशिश क्या है कि हम राहुल गांधी को आज ये कह दें। एक बात जान लीजिए, जितना स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि राहुल छोड़कर भाग गए हैं, उतना ही अमेठी की जनता अपने को अपमानित महसूस करेगी और करती है, और इसलिए वो बदला लेने के लिए तैयार है। और वो गुस्सा अगर जमीन पे था जो आप देख कर आए हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि केएल शर्मा है या कौन है। केएल शर्मा जी के साथ जुड़ेंगे और वो 40 साल से, मैं आपको एक केएल शर्मा जी के बारे में मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूं कि केएल शर्मा क्यों इतना इंपॉर्टेंट फिगर है कि जो पैतृक सीट है, मतलब कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां से केएल शर्मा को लड़ाना। हालांकि कांग्रेस इसके लिए मशहूर रही है, मनमोहन सिंह को एकदम बाहर से ला करके और पीएम बना देना, एक जमीनी स्तर के व्यक्ति को अपनी पैतृक सीट दे देना, ये कांग्रेस की कार्यशैली रही है। मैं जानना चाहता हूं कि लोग केएल शर्मा को कैसे पहचाने, क्या है केएल शर्मा? पहले तो केएल शर्मा के बारे में आप ये जान लें कि केएल शर्मा कोई उस तरह से संसदीय राजनीति में नहीं उतरे थे, लेकिन वो 40 साल से उस इलाके में काम कर रहे हैं। राजीव गांधी, संजय गांधी के निधन के बाद, जो दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद राजनीति में आए। और पहला चुनाव छोड़ दीजिए 81 वाला, उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ, जो
84-85 में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद हुआ, उस समय से केएल शर्मा वहाँ पर हैं। अमेठी में राजीव गांधी का चुनाव प्रबंधन वो लगातार देखते रहे। फिर जब सोनिया जी राजनीति में आई तो उनका चुनाव प्रबंधन देखते रहे। फिर जब राहुल गांधी आए तो उनका चुनाव प्रबंधन देखते रहे। फिर जब सोनिया जी रायबरेली से लड़ी और राहुल गांधी अमेठी से, तो इन दोनों क्षेत्रों को वो देखते रहे। वहाँ पर एक तरह से वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं पिछले 3.5 दशक से। एक एक गली, एक एक कूचा, एक एक कार्यकर्ता का नाम उनकी जबान पर है। सबसे सीधा रिश्ता है, क्योंकि हर आदमी तुरंत सांसद जी के पास तो पहुंचेगा नहीं। तो पहले वो केएल शर्मा से मिलता था, अपनी समस्याएं देता था, फिर वो सांसद के सामने रखते थे। सांसद की जो अपनी निधि होती है उससे लोगों की मदद कराना। अच्छा, इससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोगों के मन में ये रहेगा कि हम अपने सांसद से कभी भी मिल सकते और हैं। केएल शर्मा चूंकि सबसे मिलते रहे, मतलब वो वही, मतलब महीने में 15-20 दिन वो रायबरेली अमेठी में ही घूमते रहे, और एक एक बूथ, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट करना ये सब उन्हीं का काम था। तो जो लोग केएल शर्मा को नहीं जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है, अब ये सारी ताकत उनके साथ जो उन्होंने 30-35 साल में तैयार किया है, जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए तैयार किया था, कोच को ही बैटिंग दे दी है, वो सारा उनके साथ है। और दूसरा, प्रियंका गांधी ने आज पहुंचते ही केएल शर्मा के पक्ष में बाकायदा भाषण दिया अमेठी में, और ये कहा कि मैं यहां आऊंगी और मैं केएल शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ूंगा, और आप लोग भी। और जो रिस्पांस था पब्लिक का, शुरू में जरूर अमेठी के लोगों को झटका लगा, क्योंकि कल तक ये माहौल बन गया था कि साहब वहां पे राहुल गांधी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आज बोला और गांधी परिवार जिस तरह से केएल शर्मा के साथ खड़ा है, पूरी अमेठी को ये भरोसा हो गया है कि केएल शर्मा से लड़ने का मतलब गांधी परिवार से अपने रिश्ते को जीवंत बनाए रखना है। तो ये कहीं किसी तरह की दूरी नहीं रहेगी अगर केएल शर्मा रहेंगे। और इसलिए जो लोग बाहर से बैठ के नहीं समझ पा रहे हैं, उनको स्मृति ईरानी बहुत हैवी वेट लग रही हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि केएल शर्मा को लड़ाकर कांग्रेस ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि अब स्मृति ईरानी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या किया जाए। तो ये बात तो आप भी मानेंगे और समझेंगे कि केएल शर्मा जो है वो अमेठी और रायबरेली की गलियों से परिचित है। ये कहें कि अमेठी और रायबरेली की नसों से परिचित हैं। और स्मृति ईरानी जो कि एक हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं, जो वहाँ पर एक पर्यटन या कह सकते हैं एक टूरिस्ट की तरह विजिट करती हैं। इन दोनों की लड़ाई रोचक तो होने वाली है, क्योंकि स्मृति ईरानी की जो मजबूती है वो कमल है। मैं आपको ज़मीनी हकीकत बताऊं कि अगर स्मृति ईरानी बिना बीजेपी के सिंबल्स के वहाँ से चुनाव लड़े तो शायद 10,000 वोट भी नहीं मिलेगा, लेकिन भाजपा का कमल उनकी पहचान को छुपा लेता है और इस वजह से उनको एक बड़ा वोट मिला है। खैर, अब लड़ाई मजेदार होने वाली है। आपको भी देखने में मजा आएगा कि अमेठी और रायबरेली के चुनाव परिणाम कैसे होंगे, और उससे ज्यादा रोचक होगा वहां का चुनाव और चुनावी रैलियां। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। केएल शर्मा के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि और क्या मुद्दे हो सकते हैं अमेठी रायबरेली के। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी बहस आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।